नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपका YouTube चैनल SKT स्टडी पे। हम केपी सर आप लोग को मैथ पढ़ाने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 1 वाले वीडियो में आप लोग को बहुत सारा चीज तो नहीं बता पाए थे, लेकिन जो भी चीज बताए थे वह बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बनाने की तरीका 5 तरह से होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बनाने का तरीका 5 तरह से होती है। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, चौथा तुलनात्मक विधि और पांचवा ब्रजगुणन विधि। उसी में हम आप लोग को बताए थे कि ग्राफीय विधि को ही हम लोग आलेखीय विधि कहते हैं, आलेखीय विधि कहते हैं, लेखा चित्रण विधि कहते हैं और युग्म विधि भी कहते हैं। ग्राफीय विधि को विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। ये 5 विधि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ग्राफीय विधि है, जो हर साल के भांति इन साल भी पूछेगा 2026 के मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा में 5 नंबर में। प्रतिस्थापन और विलोपन और ब्रजगुणन विधि आपको 2 नंबर में आता है। उसके बाद आप लोग को हम पढ़ाए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ तक की बात हम लोग पार्ट 1 वाले वीडियो में किए थे। आज हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 2 वाले वीडियो में। इसमें हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में जो कवर करेंगे उस सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे ज्यादा इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शर्त। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 3 तरह के शर्त होते हैं, वो आज एकदम पूरा क्लियर से समझेंगे। उस पर एग्जाम्पल भी कर लेंगे 2, 4, 5, 6 और उसी आधार पर हम लोग को बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। एक बात और बता दें, मैट्रिक के एग्जाम का लेवल है सबसे बिगेस्ट चैप्टर के रूप में इस चैप्टर को जाना जाता है। इससे आपको 10 नंबर का सवाल आता ही आता है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्तों एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए, और खासकर इस साल 2026 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को यह शायरी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 10th और 12th के लिए भी, दोनों के लिए। तो मेरे तरफ से यह शायरी मोटिवेशनल सिर्फ आपके लिए। वफा भी होगी, वफा की बात भी होगी, वफा भी होगी, वफा की बात भी होगी, अब जिससे मोहब्बत होगी एग्जाम बाद होगी। चलिए इसी के साथ हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शर्त। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शर्त आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। पार्ट 2 वाले वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। चलिए देखिए, चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का शर्त। हम लोग यहाँ से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शर्त पढ़ेंगे। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शर्त 3 प्रकार के होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शर्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला का क्या नाम हो गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज आप लोग को मिल रहा है। आप अपने वीडियो को बहुत ढंग से और आराम से फेयर में नोट करने का प्रयास कीजिएगा। पहला शर्त का नाम है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। और शर्त के साथ साथ शर्त का नाम भी लिखेंगे, और जो बच्चा को नाम अगर याद हो जाए वो बच्चा को ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई भार नहीं पड़ेगा।
यहाँ से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में पूछता ही पूछता है। इसी शर्त के आधार पर आपको के का मान भी निकालने के लिए पूछता है। तो आज हम लोग शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शर्त 3 प्रकार के होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शर्त 3 प्रकार के होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 3 प्रकार के होते हैं। पहला a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। दूसरा शर्त होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। और तीसरा शर्त होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तीनों शर्त का कुछ नाम भी होता है, नाम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 को कहते हैं संगत, मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए पहला शर्त वाले भाई साहब को बोलेंगे संगत, दूसरा भाई साहब वाले शर्त को बोलेंगे असंगत। दूसरा का क्या पहले पढ़ने का तरीका क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 को असंगत बोलेंगे। a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 को संगत बोलेंगे। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 को भी हम लोग संगत बोलेंगे। ये तो हो गया। दूसरा a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 को हम लोग विरोधी अविरोधी बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे। चलिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 को हम लोग विरोधी बोलेंगे। और उसके बाद a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 को हम लोग आश्रित बोलेंगे, आश्रित। ये जो नाम लिख रहे हैं ना बाबू, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नामे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा बच्चा याद ही नहीं कर पाता, 10th क्लास के बच्चे को, आधा से ज्यादा बच्चे लोग को ये सब नाम भूल जाता है। a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 को संगत बोलेंगे, विरोधी बोलेंगे। उसके बाद इसको अद्वितीय हल भी बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे। इसी को हम लोग एक हल भी बोलेंगे। चलिए अब इसी को हम लोग पहले वाले नाम को हम लोग प्रतिच्छेदित रेखा बोलेंगे। देखिए पहला शर्त का 5 नाम होता है, पहला शर्त का 5 नाम होता है, प्रतिच्छेदित रेखा। a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 को संगत बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे, एक हल बोलेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा बोलेंगे। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 को असंगत बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे, समानांतर रेखा बोलेंगे। इसको प्रतिच्छेदित रेखा पहला वाला शर्त को बोलेंगे, दूसरा वाला शर्त को समानांतर रेखा बोलेंगे। और a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 को कहेंगे संगत, आश्रित, अनेक हल। इसमें बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, संगत, अनेक हल। और इसको बोलेंगे अनेक, अनेक लिखने के लिए अनेक हल। इस शर्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संगत, आश्रित, अनेक हल, असंगत, विरोधी, समानांतर रेखा, कोई हल नहीं, संगत, अविरोधी, अद्वितीय हल, एक हल, प्रतिच्छेदित रेखा। चलिए इस तरह से हम लोग पूरे शर्त को लिख चुके हैं। और इस शर्त को आप लोग को याद करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। समझ गया। सबसे पहले क्या कह रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शर्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 को संगत कहेंगे, अविरोधी कहेंगे, अद्वितीय हल कहेंगे, एक हल कहेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 को असंगत बोलेंगे, विरोधी बोलेंगे, समानांतर रेखा बोलेंगे, कोई हल नहीं बोलेंगे। उसके बाद
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 को संगत बोलेंगे, आश्रित बोलेंगे, अनेक हल बोलेंगे, अनेक या अनंत हल भी बोलेंगे। चलिए इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिख लीजिएगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब यही क्वेश्चन दिया रहेगा और लिखा रहेगा कि बताइए कि क्या यह प्रश्न संगत या असंगत है। ये प्रश्न दे के अगर ऑप्शन में पूछेगा कि संगत है कि असंगत है चुने, तो इस प्रश्न को केवल हल कैसे करेंगे, बिना कलम कॉपी को भी हल करने के लिए सिखाएंगे और कलम कॉपी से भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 5। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 7। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस भाई साहब समीकरण फर्स्ट में देखिएगा, समीकरण फर्स्ट में इधर वाले को A1 कहते हैं, इधर वाले को B1 कहते हैं और लास्ट वाले को C1 कहते हैं। A1 B1 C1 और नीचे वाले का ये A2 कहते हैं, फिर इसको हम लोग B2 कहते हैं और इसको हम लोग C2 कहते हैं। चलिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या किसको कहते हैं पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम लोग A1 कहते हैं, इसको हम लोग A2 कहते हैं, इसको हम लोग B1 कहते हैं, ई वाले भाई साहब को हम लोग B2 कहते हैं और इधर वाले भाई साहब को C1 कहते हैं और इधर वाले भाई साहब को C2 कहते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 अगर एक बार चुनने आ गया तो समझिए कि आपका आधा बेड़ा पार हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब बताइए ना, A1 बट्टा A2 अगर करेंगे, शर्त देखिए पूरा शर्त आपको पूरा बट्टा में नजर आएगा, सारा शर्त आपका बट्टा में है। तो आप यहाँ से देखिएगा कि इसको बट्टा में रखिएगा कि 2/3 कीजिए और बाद 3/2 कीजिए। A1 बट्टा A2 कीजिएगा तो 2/3 होगा, B1 बट्टा B2 कीजिएगा तो 3/2 होगा, C1 बट्टा C2 कीजिएगा तो 5/7 होगा। क्या यह सब आपस में बराबर है? 2/3 3/2 5/7 क्या बराबर है? तो नहीं है। इसको हम लोग नॉट इक्वल टू कर लेंगे कि नहीं 2/3 है जो 3/2 को बराबर नहीं, जो 3/2 है वो 5/7 के बराबर नहीं है। तो जब कोई आपस में बराबर नहीं है तो शर्त नंबर पहला आपका सही होगा। जब कोई बराबर नहीं मिलेगा तो शर्त नंबर पहला, जब कोई बराबर नहीं मिलेगा तो शर्त नंबर ही पहला पर जाएगा, यानी कि यह हो गया A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 और A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 को हम लोग संगत कहते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखें कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 को कैसे चुनते हैं। उसके बाद A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 को लगाकर हम लोग बट्टा में ये चलते ले रहे हैं क्योंकि शर्त ही बट्टा में होता है, बट्टा में चलते ले रहे हैं क्योंकि शर्त ही क्या बट्टा में होता है। सारा शर्त बट्टा में होता है, रेशियो मतलब बट्टा में होता है तो बट्टा में ले लेंगे। A1 बट्टा A2 करेंगे तो 2/3, B1 बट्टा B2 करेंगे तो 3/2, C1 बट्टा C2 करेंगे तो 5/7 और देखेंगे कि क्या एक दूसरा से कोई मैच कर रहा है कि नहीं, तो नहीं कर रहा। 2/3 है जो 3/2 से मैच नहीं कर रहा, 3/2 है जो 5/7 से मैच नहीं कर रहा है। और जब मैच नहीं कर रहा तो शर्त नंबर पहला पर जाएगा A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। पूरी बात को आप अच्छा से ध्यान से सुनने का प्रयास करें ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्या होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव एक गो गलत भी होगा ना तो आपका पूरा 1 नंबर कटेगा। लेकिन अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन मैथ बना रहे हैं और बीच में थोड़ा सा गलत भी रहेगा ना तो ये रूल है कि आपको सही करके 1 नंबर जरूर देगा। जैसे आप 2 नंबर का क्वेश्चन कोई बना रहे हैं और उसका पूरा आप सोल्यूशन कर दिए और बीच में कहीं कहीं प्लस माइनस थोड़ा सा गलत हो गया, ये रूल है कि कम से कम उस पर 1 नंबर मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर पूरी बात को आप ध्यान से नहीं सुन पाते हैं तो यह रूल नहीं है कि आपको हाफ नंबर मिलेगा, ये रूल नहीं है। ये चलते पूरी अच्छा से एग्जाम्पल फर्स्ट आपको क्लियर किया, सेकंड एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। सेकंड नंबर एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। सेकंड नंबर एग्जाम्पल है 6x प्लस 8y
बराबर 4। इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल 3, समीकरण सेकेंड। अगर इसमें अगर आपको कोई पूछ दे कि बताइए, चुनकर बताइए कि प्रतिच्छेदित रेखा, समानांतर रेखा, समपाती रेखा, समपाती रेखा चुने। ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, ये पूरा प्रश्न देके ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा कि दिया गया प्रश्न में आपको प्रतिच्छेदित रेखा, समानांतर रेखा या समपाती रेखा चुनना है। हम लोग कैसे चुनेंगे? तो देखिए, जस्ट अभी इसके पहले हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं। चलिए दूसरा बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है, 6x प्लस 8y बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद है 3x प्लस 4y इक्वल 3, समीकरण सेकंड। अब यहाँ से आप देखिएगा कि ये आपका A1 है, ये आपका क्या है A1, अभी जस्ट बताए भी थे, और इसके नीचे वाला को A2 कहेंगे। A1 है, A2 है, इसको हम लोग B1 कहेंगे, इसको हम लोग B2 कहेंगे। चलिए ध्यान से समझते जाइएगा। इसको हम लोग C1 कहेंगे, इसको हम लोग C2 कहेंगे। चलिए, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 चुनने के बाद आप अपने से देखिए कि शर्त को बट्टा में रखना चाहिए। शर्त को हमेशा बट्टा में, रेशियो में रखना चाहिए। तो कैसे हम लोग शर्त को रेशियो में रखकर देखेंगे? तो देखिए, अगर 6/3 करते हैं, 8/4 करते हैं और 4/3 करते हैं, तो आप यहाँ से देखिएगा कि अगर इसको आप काटते हैं, 3 का पहाड़ा से 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, तो ई दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन ई कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ई बराबर नहीं होगा। 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8 कटने पर 2 बराबर हो रहे हैं, जबकि तीसरा बराबर नहीं हो रहा। ये शर्त नंबर दूसरा पर जाएगा। शर्त नंबर दूसरा क्या था? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस शर्त नंबर दूसरा है। जब फर्स्ट और सेकंड मिल जाए और थर्ड ना मिले, तो शर्त नंबर दूसरा का होगा। और शर्त नंबर दूसरा का क्या नाम होता है? शर्त नंबर दूसरा का क्या नाम होता है? समानांतर रेखा। शर्त नंबर दूसरा का क्या नाम होता है? समानांतर रेखा। इस तरह से आप टिक आउट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपको चुनने आना चाहिए कि A1 किसको कहेंगे, B1 किसको कहेंगे, C1 किसको कहेंगे, A2 किसको कहेंगे, B2 किसको कहेंगे, C2 किसको कहेंगे। कल इस पर आप लोग को बहुत सारा हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। आज हम शर्त के मुताबिक 3 एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। बाकी कल हम बहुत अच्छा से और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम पार्ट 3 में करवाएंगे। अभी आप समझने का प्रयास कीजिए कि दिया गया प्रश्न में ऐसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, प्रतिच्छेदित रेखा चुने, समानांतर रेखा चुने, समपाती रेखा चुने। तो उसमें आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 चुनने के बाद A1/A2 कीजिए, B1/B2 कीजिए, C1/C2 कीजिए। अगर देखिएगा कि कट रहा है, तो कटने के बाद 2 आगे से बराबर हो जाए और 1 बराबर ना हो, तो यह शर्त नंबर सेकंड पर जाएगा। अच्छा, इस तरह से हम शर्त नंबर 2 को समझा दिए। अब शर्त नंबर 3 की बारी है। शर्त नंबर 3 के, और सबसे बड़ी बात है ना बाबू, आप अपने से भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आप अपने से भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ना, आप अपने से एक हम समीकरण लिख रहे हैं, एक आप लोग ही सोच के देखिएगा, कहिएगा कि सर क्या अच्छा आइडिया दे दिए। 8x प्लस 9y, 8x प्लस 9y, 9y के जगह और कोई दूसरा चीज ले लीजिए, 6y ले लीजिए, बराबर 10। ये एक इक्वेशन हमने लिखा। अब हमको पास एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जो शर्त नंबर तीसरा पर परफेक्ट बैठ जाए। और शर्त नंबर तीसरा किसको बोलते हैं? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 को हम लोग शर्त नंबर तीसरा कहते हैं। मतलब तीनों इक्वल हो, तीनों बराबर हो। तो क्या हम रखेंगे कि तीनों बराबर कर जाएगा? हम क्या क्या अंक रखेंगे जो कटने पर तीनों बराबर हो जाए? तो क्या क्या अंक रखेंगे? अगर मैं यहाँ 4x रख दूं, अगर मैं यहाँ 3y रख दूं, अगर मैं यहाँ 5 रख दूं,
तो बताइए, तो कटने पर क्या इक्वल तीनों हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा सर। और यही इतना दे के इन्हें लिख देगा कि बताइए आप क्या चुनना पसंद करते हैं। अगर क्वेश्चन में देगा कि संगत असंगत, संगत असंगत, चाहे संगत असंगत ना दे के दे दिया, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बना दिया, वह शर्त के नाम केवल चेंज करेगा। दे दिया यहां से विरोधी, आपको नाम चेंज करके दे दिया विरोधी, फिर दे दिया अविरोधी, फिर दे दिया आपको आश्रित। तीसरा नंबर ऑप्शन बना देगा आश्रित, तीसरा नंबर ऑप्शन बना देगा आश्रित चुने। अब बताइए, ये तीन ऑप्शन में आपको चुनना है, तो आप तो फटाक से का चुन दीजिएगा, एकदम फटाक से का चुन दीजिएगा। चुनने में कोई टेंशन ही नहीं होगा शायद आप लोग को। चलिए देखते हैं, चुनने में कोई टेंशन आप लोग नहीं लगाइएगा। कैसे आप लोग चुन दीजिएगा तुरंत। सबसे पहले क्या लिखिएगा, 8x + 6y बराबर 10, और उसके बाद क्या लिखिएगा, 4x + 3y बराबर 5। यहां से क्या चलिएगा, आप वो अभी तुरंत सीखे थे, क्या सीखे थे, इनको भाई साहब को हम लोग कहते हैं A1, इनको भाई साहब को हम लोग कहते हैं A2, इनको भाई साहब को हम लोग कहते हैं B1, और ये वाले भाई साहब को कहते हैं B2, और ये वाले भाई साहब को कहते हैं C1, और ये वाले को कहते हैं C2। इतना तो जानकार होना चाहिए पहले क्वेश्चन में, इतना तो बहुत अच्छा से जानकार होना चाहिए कि किनको हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 बोलेंगे। और उनके बाद पूरे शर्त को हम बट्टा में लिखे ही हैं, पूरे शर्त को हम बट्टा में लिखे। अभी आप लोग को फिर से एक बार शर्त के पेज खोल के दिखा दे, पूरे शर्त को बट्टा में लिखे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा शर्त मेरा बट्टा में है, तो बट्टा में रहने के कारण आप यहाँ से आगे बट्टा में इनको ले लीजिएगा, बट्टा में ले लीजिएगा। 8/4, उसके बाद 6/3, उसके बाद 10/5 हो गया। अब उसके बाद आप काट कर देखिए, 4 4 का पारा से 2 बार काटेंगे, 4 दूनी के 8, 3 का पारा से 6 2 बार काटेंगे, और 5 का पारा से 10 2 बार काटेंगे। देखिए, तो काटने के बाद सब तो इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो शर्त नंबर तीसरा हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों शर्त आपस में बराबर हो जाए, जब तीनों शर्त आपस में बराबर हो जाए, वैसे इंसान को हम लोग कहते हैं आश्रित। जब तीनों चीज आपस में बराबर हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, आश्रित। इस तरह से हम आप लोग को शर्त के मुताबिक तीनों शर्त पर एक एक एग्जाम्पल दिए हैं, और बाकी कल आप लोग को कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। और उस जब प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो उसमें आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप बहुत ही माने मैट्रिक के परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन आराम से, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ना है। पूरा 100 क्वेश्चन में बता रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन इस शर्त के मुताबिक ऑब्जेक्टिव देता ही देता है, और आप आराम से कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि क्या सर बताया, ये वाला बात शर्त याद रखिएगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के शर्त 3 प्रकार के होते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब तक आपको ये वाला बात याद नहीं रहेगा, ये वाला जो हम लिखे हैं ये बात याद नहीं रहेगा, आप मैथ को नहीं बता सकते हैं, या मैथ में चुन नहीं सकते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 को संगत कहेंगे, अविरोधी कहेंगे, अद्वितीय हल कहेंगे, एक हल कहेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 को असंगत कहेंगे, विरोधी कहेंगे, समानांतर रेखा कहेंगे, कोई हल नहीं कहेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 को संगत कहेंगे, आश्रित कहेंगे, अनेक हल कहेंगे, संपाती कहेंगे। देखिए एक चीज छूट रहा था इनका भाई साहब, संपाती रेखा, ये चीज भाई साहब का नाम छूट रहा था। प्रतिच्छेदित रेखा, समानांतर रेखा, संपाती रेखा, इस चीज को अगला बार आप लोग याद करके कल बैठिएगा, और सारा चीज ऑब्जेक्टिव इस पट्टी का है। इसमें आपको इस शर्त पर के का मान ज्ञात करने के लिए भी बताएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप अपने यह वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें जो अच्छा से ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, ताकि वो भी मैट्रिक के एग्जाम अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।